नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, और इस क्लास की खास बात यह है कि जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें आपका सभी का रिवीजन हो जाएगा और ये इस क्लास के जो भी प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया और ये है कहाँ से, ये प्रश्न है ओलंपिक से। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, अभी 24 वाला ओलंपिक हुआ था, में उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो देखिए, भारत दल का ध्वजवाहक उद्घाटन का भी पूछता है और समापन का भी पूछता है। तो उद्घाटन में देख लेते हैं कौन कौन थे। तो उद्घाटन में कौन कौन लोग थे, तो उद्घाटन में पीवी सिंधु जी थी, इसके ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल, इन दोनों का नाम याद रखेंगे, पीवी सिंधु और शरद कमल थे। ठीक, और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश दो लोग थे। मनु भाकर एंड कौन थे, PR श्रीजेश थे इसमें ध्वजवाहक। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पेरिस पैरा ओलंपिक भी तो होता है, तो अगर आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, तो पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसमें अगर आपसे पूछे कि समापन का नहीं, उद्घाटन का बता दीजिए। उद्घाटन का पूछा तो इसमें भी उद्घाटन का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे इसमें उद्घाटन में कौन थे, तो सुमित, उद्घाटन समारोह में इसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतल, और फिर आपके पूछेगा और कौन थे साथ में, भाग्यश्री। ठीक, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो ध्वजवाहक के बारे में पूछा जाता है, उद्घाटन में कौन थे और समापन में कौन थे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात है तो पीवी सिंधु जिसमें उद्घाटन में थी, पीवी सिंधु और शरद कमल, और समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें, ये तो ओलंपिक 2024 है, ये पैरा ओलंपिक 2024 है। इसमें उद्घाटन में कौन थे, सुमित अंतल और भाग्यश्री, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारतीय दल के थे। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, स्टैटिक्स से कह रहा है कि बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे। तो बी रेडी एक रिपोर्ट है जो कि जारी कौन करता है, तो जारी करता है विश्व बैंक। ठीक, अब इसमें हम लोग विश्व बैंक के बारे में देखने वाले हैं। तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा इसमें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC कहाँ पे है, तो ये अमेरिका की क्या है, कैपिटल है। वाशिंगटन DC क्या है, अमेरिका की राजधानी है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए एक सम्मेलन होता है स्थापना, जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में आप लोग याद रखेंगे। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 में। ठीक, 1944 में इसके द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना विश्व बैंक की 1945 में होती है। तो पूरी बात आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान समय अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। कौन है, अजय बंगा जी हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक और IMF को क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन की संज्ञा भी दी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। विश्व बैंक एंड IMF इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों संस्था को जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। IMF की भी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी IMF की स्थापना। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में। कहाँ पे, वाशिंगटन, कहाँ पे, DC में इसकी जो है
मुख्यालय है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसकी हेड है कौन है, IMF की हेड कौन है, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा के बारे में याद रखेंगे। ये इनकी कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए बी रेडी रिपोर्ट का संबंध कौन जारी करता है? तो बी रेडी रिपोर्ट जारी करने का काम विश्व बैंक करता है। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। और स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसके तहत 1945 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है इसकी? अजय बंगा है। और विश्व और IMF और विश्व बैंक को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। और इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि लखनऊ कढ़ाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये UP स्पेशल का प्रश्न है और कह रहा है कि लखनऊ कढ़ाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग ध्यान रखेंगे किसके लिए? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। एक मिर्जापुर में फेमस है चित्रकला, जिसको क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे मिर्जापुर वाला तो रॉक पेंटिंग। अगर आपसे पूछे कहाँ का फेमस है रॉक पेंटिंग, तो रॉक पेंटिंग अगर आपसे पूछे कहाँ पे फेमस है तो ये मिर्जापुर में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मिर्जापुर रॉक पेंटिंग इसके लिए कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। चलिए उत्तर प्रदेश आ गया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? तो आप सभी जानते हैं राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग बताएंगे क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होता है? सारस होता है, सारस। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बता दीजिए, तो पुष्प है उत्तर प्रदेश का राजकीय पलाश। तो इतनी बातें आप लोग को कम से कम इस प्रश्न से याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश की कढ़ाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी। उसके बाद रॉक पेंटिंग कहाँ पे फेमस है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद राज्य पशु का कौन है? बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है। उसके बाद राजकीय पक्षी यहाँ पे सारस, और राजकीय वृक्ष अशोक हो गया। पुष्प क्या हो गया? राजकीय पलाश का पुष्प हो गया। राजकीय पुष्प यहाँ का। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका है, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमी से है। इकोनॉमी से प्रश्न क्या कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए तीन बैंक, बैंक ऑफ यहाँ पे नोट करेंगे, बैंक ऑफ कौन था? कोलकाता था। बैंक ऑफ कोलकाता। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1806 यहाँ पे याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806। और तीन बैंक को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। ये हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, इसको भी मिलाया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। उसके बाद फिर और किसको मर्ज किया गया? बैंक ऑफ किसको? बैंक ऑफ मद्रास को। इन तीनों बैंक को मिलाया गया था। इसकी स्थापना 1843 में। इन तीनों बैंक को मिला करके क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक। और इन तीनों बैंक का मर्ज कब किया गया था? तो ये इनको तीनों को एक में मर्ज किया गया था 1921 में। इनको तीनों को एक साथ मिला करके इंपीरियल बैंक बना था। अब बात कर लेते हैं 1921 में इंपीरियल बैंक बन गया। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ये किसके दिमाग की उपज थी कि तीनों बैंक को मिला करके कौन सा इंपीरियल बैंक बनाया जाए? ये पूछता है किसका विचार था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विचार था मेनार्ड किन्स का। कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम क्या है? मेनार्ड किन्स। ये ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे मेनार्ड किन्स का नाम। उसके बाद फिर ये बन गया आपका तीनों बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता और पहले रहता था। 1806 में स्थापना। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक 1921 में बन गया। और इनका विचार किसने दिया था? तो मेनार्ड किन्स, एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने दिया था। उसके बाद आगे चल करके इनका नाम बदल करके
भारतीय स्टेट बैंक बोल रहा है कब किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 में किया गया। अब ये पूछा है कि नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक की किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किया गया था गोरेवाला समिति की सिफारिश पे। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति की सिफारिश पे ये काम किया गया था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, ठीक, इतनी बातें। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो भली बात ये आप लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय वर्तमान समय में कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके, आप लोग बता देंगे कि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है इसके, भारतीय स्टेट बैंक के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी, इसका रिवीजन नहीं हुआ क्या? तो देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कब बनाया गया, तो ये 1 जुलाई 1955 को बनाया गया गोरेवाला समिति की सिफारिश पे। हमने बताया कि इंपीरियल बैंक कैसे बना था, तो कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इसका विचार किसने दिया था? मेनार्ड किन्स ने। फिर इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। बस इतनी बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। टेनिस का ग्रैंड स्लैम है और ये सबसे नवीन ग्रैंड स्लैम है। कैसा ग्रैंड स्लैम है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे नया वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे नया है। उसके बाद ये आप लोग बताएंगे, इसका कोर्ट पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे, जो परिसर होता है इसको क्या कहते हैं, किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कैसा? हार्ड कोर्ट, ही कंक्रीट की बनी रहती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन की जो टेनिस की ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन, ये कब शुरुआत हुई थी, तो ये 1891 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो फ्रेंच कोर्ट जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद विंबलडन ओपन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। विंबलडन ओपन, और विंबलडन ओपन जो है ये सबसे टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1871 में। कब? 1877 में, सॉरी 1877 में। विंबलडन ओपन एक ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि घास के मैदान पे खेला जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक होता है यूएस ओपन। कौन सा ओपन होता है? यूएस ओपन। और यूएस ओपन जो है इसकी स्थापना जो कब हुई थी? 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको खेला जाता है किस कोर्ट पे? इसको भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट यानी कि इसकी जो परिसर होती है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये टेनिस के कुछ ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन ओपन आप लोग को याद रखना है, ये टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना कौन है? और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है कि टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके कोर्ट के बारे में पूछा जाता है, स्थापना कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 पे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन 1877 में शुरुआत, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो दो जो ग्रैंड स्लैम है वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे यानी कि मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, आयोग और विभाग ये दो चीजें होती हैं और इनमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 बताएंगे, ठीक। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में। अगर आपसे पूछे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय, तो अजीत मोहंती। कौन है इसके अध्यक्ष? अजीत मोहंती इसके कौन है? अध्यक्ष है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन हुआ किस नाम से, तो इसका आगे चल करके पुनर्गठन हुआ परमाणु ऊर्जा विभाग के नाम से। किसे? परमाणु ऊर्जा विभाग के नाम से। अब जब विभाग शब्द जुड़ गया तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे आपके प्रधानमंत्री। कौन है?
जब परमाणु ऊर्जा विभाग लग जाए तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है, जब सचिव पूछे आपसे कि प्रधान परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है, तो आप लोग क्या नाम बताएंगे? अजीत मोहंती। क्योंकि अजीत मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं। यहाँ पे आयोग और विभाग में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, अध्यक्ष अजीत मोहंती। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, सचिव इसमें होते हैं, तो वो है कौन? अजीत मोहंती। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है दोदा बेट्टा। क्या नाम है? दोदा बेट्टा इसका नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी जो दोदा बेटा चोटी है ना, वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 2637 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की 2637 मीटर, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की अगर आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनायमुडी। क्या नाम है उसका? अनायमुडी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अनायमुडी इसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आप लोग बताएंगे कि नीलगिरी पर्वत पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी बातें आप लोग बताएंगे। जनजाति पूछे तो नीलगिरी पर्वत पे आप लोग बताएंगे कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा इसकी क्या है? ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनायमुडी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका है साइंस से। कह रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो ये केसिकत्व का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? केसिकत्व का एग्जाम्पल है। केसिकत्व का क्या होता है? ये एग्जाम्पल है। अब केसिकत्व के एग्जाम्पल के बारे में कई तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलिए उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे केसिकत्व के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना, वैसे पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना तो जाइलम की वजह से होता है, जाइलम उनमें संवहन ऊतक होता है। लेकिन वो एग्जाम्पल किस में आता है? तो वो केसिकत्व के एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि उसमें पतली पतली क्या होती है? नलिका पाई जाती है। तो जैसे पौधों में क्या होता है? पौधों में क्या पानी कहाँ चढ़ता है? ऊपर जड़ पानी एब्जॉर्ब करता है पौधे जड़ में और ऊपर उसकी सभी शाखाओं तक पहुंचाता है। तो पौधों में पानी ऊपर चढ़ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो केसिकत्व का एग्जाम्पल है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कपड़े का पानी सोखना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? केसिकत्व का ही एग्जाम्पल है। कपड़े का, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, पानी सोखना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये केसिकत्व का एग्जाम्पल है। घर वगैरह में, घर में क्या होती है? जब नया नया घर बनता है तो घर में नमी की जाती है, और नमी जो आप करते हैं तो वो पानी सोखता है। तो पानी को सोखना ये भी किसका कारण है? तो ये भी केसिकत्व की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो घर नमी करना, तो घर में तरी दिया जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो केसिकत्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। मिट्टी में भी देखते हैं, बारिश वगैरह में मिट्टी भी पानी सोखती है, तो मिट्टी में पानी सोखना, तो पानी
सोखना, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, केशिकत्व के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आप लोग ये याद रखेंगे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, केशिकत्व के एग्जाम्पल के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, कह रहा है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष बने। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य अगर आपसे पूछे वर्ष किस वर्ष बने तो 2000 में। अगर आप हम लोग थोड़ा और डीप में जाएं तो अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ तो ये कब बना था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना। अगर आपसे पूछे कि ये अलग किससे हुआ था, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर के बना था, तो ये उत्तराखंड राज्य से सॉरी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था, किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। अब उत्तराखंड कब बना, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो ये बना था 9 नवंबर, कब बना था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना। अगर आपसे पूछे अलग किससे हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किससे, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। झारखंड के बारे में, झारखंड कब बना था, तो ये बना था आपके 15 नवंबर सन 2000 में। और 15 नवंबर सन 2000 में बना तो बना, लेकिन ये अलग किससे हुआ था, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो अलग हुआ था ये आपके किससे, बिहार से। कहां से, बिहार से। आप लोग जानते हैं कि झारखंड की राजधानी क्या है, रांची झारखंड की राजधानी है। मध्य, उसके बाद अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अगला प्रश्न, इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य किस वर्ष में बने थे, तो सन 2000 में तीनों बने थे। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के बना। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसकी क्षमता को कहा जाता है समंजन। क्या कहा जाता है, समंजन। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समंजन के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। अब कुछ आंख की क्या होती है, आंख के कई सारे पार्ट हैं, जैसे आइरिस होता है, पुतली होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है, और भी चीजें होती है। ये पूछा जाता है कि इनका कार्य क्या है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि आइरिस का क्या काम होता है आंख में, तो इन चीजों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइरिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसका पुतली के आकार को क्या काम करता है, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, यानी कि छोटा बड़ा करता है। तो पुतली के आकार आकार को नियंत्रित करना किसका काम है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना किसका काम है, तो आइरिस का काम है। अब पुतली के बारे में अगर आपसे पूछे कि पुतली क्या काम करता है, तो पुतली के द्वारा ही प्रकाश क्या होती है, आंख में प्रवेश करती है। तो पुतली के द्वारा प्रकाश कहाँ जाता है, आंख में जाता है। तो प्रकाश क्या हो जाता है, आंख में अंदर जाता है पुतली के द्वारा रास्ते होकर। तो तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला बात अगर आपसे पूछे कि आंख में लेंस का काम करता है, आंख के जो लेंस होते हैं उसका कार्य क्या है, तो ये क्या कार्य करता है, तो ये प्रकाश को कहाँ पे केंद्रित करता है, प्रकाश को रेटिना पे क्या करता है, रेटिना पे केंद्रित करता है। कहाँ पे, प्रकाश को रेटिना पे केंद्रित करता है, ये काम करता है। ठीक, और केंद्रित करता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहीं पे एक चीज और आप लोग नोट करेंगे, रेटिना। रेटिना आया है, तो रेटिना के बारे में अगर आपसे पूछे रेटिना क्या कार्य करता है, तो रेटिना पे क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे, प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तु पे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्या कहते हैं, तो समंजन कहते हैं। जैसे हमने बताया आइरिस क्या काम करता है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, छोटा बड़ा करता है। और पुतली क्या कार्य करता है, पुतली से होकर के प्रकाश कहाँ जाता है, आंख में अंदर जाता है। और उसके बाद फिर प्रकाश अंदर गया। लेंस क्या काम करता है, तो प्रकाश को रेटिना पे क्या करता है, फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है। और रेटिना पे फोकस
हो जाता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश रेटिना पे फोकस होता है तो प्रतिबिंब बनता है। ये पूछा जाता है कि नेत्रदान में दान किस चीज का किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से थे, तो ये दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 8वें तो दक्षिण कोरिया के हो गए, दक्षिण कोरिया से थे। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव, 9वें वाले महासचिव कहाँ से हैं, तो 9वें वाले महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र के, और वो वर्तमान समय में भी हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में भी महासचिव कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है, एंटोनी गुटारेस। कौन है, एंटोनी एंटोनी गुटारेस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एंटोनी गुटारेस के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले, सेकंड कार्यकाल है इनका, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। दोबारा ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं दोबारा। ठीक, और उसके बाद हम लोग को क्या बताना है, अगर आपसे पूछे कि पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, इनके बारे में भी अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले महासचिव इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपके ट्रिगवेली। कौन है, ट्रिगवेली। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ट्रिगवेली। और ट्रिगवेली के बारे में ये पूछा जाता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो इसकी अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो ये आपसे पूछे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसकी जो है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि इसका जो है इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश आप लोग ध्यान रखेंगे 193 वर्तमान समय में सदस्य देश हैं। और नवीन 193 नंबर का कौन है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिण सूडान है। और दक्षिण सूडान इसका सदस्य कब बना, 2011 में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि वान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं, तो इनका जो निवास स्थान है वो दक्षिण कोरिया के ये रहने वाले हैं। 9वें महासचिव पूछे कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में भी कौन महासचिव हैं, एंटोनी गुटारेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक, पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली, संयुक्त राष्ट्र के, नॉर्वे के रहने वाले। स्थापना 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। सदस्य 193। दक्षिण सूडान क्या है, इसका नवीनतम सदस्य है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है, तो सह संस्थापक के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना, एप्पल जो कंप्यूटर्स है इसकी स्थापना 3 लोगों ने मिल करके की है। तो देख लीजिए, स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स 3 लोगों ने मिल करके की थी। और स्टीव वोजनियाक इसके कौन है, संस्थापक, स्टीव वोजनियाक आपसे पूछे कौन है, इसके संस्थापक हैं। और एक थोड़े समय के लिए थे, उनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 3 लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, रोनाल्ड वेन। ये तीनों कौन है, एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1976 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना एप्पल की हुई थी। और एप्पल के अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में, रोनाल्ड वेन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केवल कुछ समय के लिए इसमें कार्य करते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके वर्तमान समय जो कि महत्वपूर्ण वर्तमान सीईओ कौन है, एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है, तो टिम कुक है। कौन है, टिम कुक। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर से प्रश्न यहाँ पे पूछेगा। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है, तो इस तरह के भी प्रश्न को आप लोग को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो इसके जो है संस्थापक स्टीव जॉब्स, ऑप्शन में तो यही सही था। बाकी और भी 2 लोगों का नाम आप लोग को याद रखना है। स्टीव वोजनियाक ये भी इसके सह संस्थापक हैं। और रोनाल्ड वेन ये भी इसके सह संस्थापक हैं। और इस स्थापना हमने बताया कब हुई थी, 1976 को। और वर्तमान सीईओ कौन है, टिम कुक है। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है,
तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये स्थित है श्रीनगर में, और श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एशिया इंदिरा गांधी मेमोरियल इसका नाम है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन है। उसके बाद अब श्रीनगर के बारे में क्या क्या चीजें, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो भी श्रीनगर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? झेलम नदी। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर के बारे में, इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीनगर को किसने बसाया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे अशोक ने बसाया। किसने? अशोक ने क्या किया, इसको बसाया था। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। एक चीज और, अगर आपसे पूछे श्रीनगर में एक विरासत स्थल, अगर आपसे पूछे कि शालीमार बाग कहाँ पे है, शालीमार बाग ये कहाँ पे है, शालीमार बाग ये भी श्रीनगर में है। और शालीमार बाग आप लोग बताएंगे किसे किसने बनाया था, तो ये शाहजहां ने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जहांगीर ने बनाया था। किसने? जहांगीर ने बनवाया था इसे, शालीमार बाग को। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है, तो हमने बताया श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, इसे झीलों का नगर भी कहते हैं। ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद अशोक ने इसे बसाया था। किसने बसाया था? अशोक ने इसे बसाया था। और शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में है। और इसको किसने बनवाया था शालीमार बाग, तो ये जहांगीर ने बनवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, तो Mg मैग्नीशियम का प्रतीक होता है। क्या होता है? Mg मैग्नीशियम का प्रतीक होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक बता दीजिए इसका कितना होता है, तो ये भी बताएंगे आप लोग परमाणु क्रमांक, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये केमिस्ट्री से प्रश्न है, साइंस का। तो परमाणु क्रमांक इससे 12 है। अगर आपसे पूछे कि इसके क्लोरोफिल का बहुत वही प्रमुख घटक होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक तो ये होता है आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक क्या है? मैग्नीशियम ही है। उसके बाद अगर आपसे कुछ चीजें और, जैसे प्रतीक के बारे में एग्जाम में पूछा जाए, मेथेन को कैसे लिखते हैं? मेथेन तो ये होता है CH4। क्या होता है? CH4 क्या होता है? मेथेन। पोटेशियम के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। पोटेशियम का अगर सिंबल पूछे तो ये K होता है। ठीक, P नहीं होता है, K होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है, तो Mg है। और परमाणु क्रमांक 12। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक क्या है? Mg। मेथेन, मेथेन का क्या है? CH4। पोटेशियम का K है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे इसरो से, कह रहा है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। PSLV का अर्थ क्या है, तो PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे लिखेंगे पोलर पोलर सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये किसका है, तो ये आपके PSLV का है। अगर आपसे पूछे कि आपके GSLV का बता दीजिए, GSLV तो ये होता है जियो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस आप लोग थोड़ा सा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद LVM-3 भी इस समय चर्चे में है। LVM-3 तो इसके बारे में क्या है? LVM तो ये होता है कि आपके लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? लॉन्च व्हीकल मार्क, M फॉर मार्क 3, इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी क्या है?
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद SSLV भी आप लोग ध्यान रखेंगे। SSLV तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, लॉन्च व्हीकल, ठीक। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इन सब चीज़ों को आप लोग करते रहें, इन सब चीज़ों को लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास के लिए कौन निकाय या फिर संस्था जिम्मेदार है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। IRDAI तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय बीमा बीमा और बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, और विकास प्राधिकरण। अगर आपसे पूछे कि इसका हिंदी फॉर्म तो आप लोग देख लिए। अगर आपसे पूछे कि इसका एक्ट कब आया था, तो इसका एक्ट आया था 1999 में। इसके तहत ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की क्या हुई? स्थापना हुई। और ये अगर आपसे पूछे किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके आता है? वित्त मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। इकोनॉमी का प्रश्न है। ये सब चीजें आप लोग कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, इकोनॉमी का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो IRDAI जिम्मेदार है। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक्ट आया था 1999 में, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 का राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, जनगण मन तो राष्ट्रगान है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले 1911 में इसे गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। कब गाया गया था? 1911 में। अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता वाला जो है अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था, ठीक। ये बात अगर आपसे पूछे कि इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। सॉरी, इसको कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, ठीक। ये बातें आप लोग को याद रखना है। पत्रिका कौन सी थी? तत्वबोधिनी पत्रिका। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पत्रिका कौन थी? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका थी। इसमें इन्होंने लिखा था, लेकिन शीर्षक भी पूछा जाता है कि ये किस शीर्षक के नाम से था। तो शीर्षक यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो भारत विधाता के नाम से था, भारत विधाता, ठीक। इतनी बातें आप लोग को इसे ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में पहली बार जो है राष्ट्रगीत कब गाया था, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया। तो राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 में। लिखा किसने था? तो अब कहाँ गाया गया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कलकत्ता का ये भी अधिवेशन था। उसके बाद पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? तो 1906 में, ये भी कलकत्ता में ही। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विदेशी धरती पे पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ठीक। इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था?
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार अगर राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है आपका, वो 1896 में ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद जनगण मन लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तत्वबोधिनी इनकी पत्रिका थी, किस शीर्षक से था, तो भारत विधाता शीर्षक से था। व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा, देखिए हमारे एग्जाम में क्या है, प्रश्नों क्या बोलते हैं इसको, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। और पुस्तकें नई भी पूछी जाती हैं, पुरानी भी पुस्तकें के बारे में पूछी जाती है। जो करंट अफेयर की नई पुस्तकें होती हैं उनके बारे में पूछी जाती हैं। उसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड पुस्तक, साइंस से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पुरानी पुस्तक होती है उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो व्हाइट टाइगर उपन्यास के बारे में फिलहाल तो पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसके कौन है, लेखक है। ठीक, अरविंद अडिगा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक की प्रकाशन कब हुई थी, 2008 में हुई थी, 2008 में। तो ये देखिए पुरानी पुस्तक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया। अरविंद अडिगा की पुस्तकों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लास्ट कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में जो एग्जाम में पूछी गई है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। लास्ट मैन इन द टावर, ये किसकी पुस्तक है, इन द टावर, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है अरविंद अडिगा जी की ही है। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे दो पुस्तक के बारे में और ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये किसकी पुस्तक है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये किसकी पुस्तक है, तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, दूसरा पुस्तक आप लोग ये याद रखेंगे, लाइफ डिवाइन, ये किसकी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन। ये दोनों पुस्तक जो है अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है। अरविंद ये अडिगा है और एक है अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे थे। ठीक, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे अरविंद घोष की पुस्तकों के बारे में पूछेगा तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष की है। टाइगर नामक उपन्यास और लास्ट मैन इन द टावर, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किस घटना में अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है, देखिए ये साइंस का प्रश्न है प्रकाश चैप्टर से। देखिए जो प्रकाश की एक घटना होती है जिसको बोलते हैं मृग मरीचिका, क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। और मृग मरीचिका को मृग तृष्णा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये घटना होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से पॉसिबल है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही है। अगर आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना होती है, ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक प्रश्न पूछा जाता है इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इंद्रधनुष में। लेकिन इसमें केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता बल्कि इसमें प्रकाश की 3 घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, साथ में आपका अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, साथ में आपका वर्ण विक्षेपण भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो ये 3 घटना होती है प्रकाश इंद्रधनुष में। अगर आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में इनमें से कौन सी घटना होती है, ऑप्शन में मिले परावर्तन और अपवर्तन, व्यतिकरण
और भी इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को ऑप्शन में क्या लगाना पड़ेगा, अपवर्तन लगाना पड़ेगा। क्या केवल अपवर्तन मिलेगा, तो इसमें से वो अपवर्तन केवल वर्ण विक्षेपण मिलेगा, तो वर्ण विक्षेपण क्योंकि होती तो है 3 घटना, बाकी एक ऑप्शन में मिलेगा तो उसको तो सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि प्रकाश की किस घटना में अक्सर पानी की सीट का एक ऑप्टिकल भ्रम होता है, तो मृग मरीचिका, जिसे मृग तृष्णा भी बोलते हैं। आपको लगेगा कि आगे चल के पानी है, कभी कभी भी सड़क पे भी ऐसे लगता है कि आगे जाएंगे तो पानी गिरा हुआ है सड़क पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर ये घटना रेगिस्तानों में देखी जाती है, जहाँ पे पानी की वजह से लोग बहुत ही दूर दूर तक भटकते रहते हैं। उनको दिखाई तो देता है कि आगे पानी है, लेकिन पानी रहता नहीं। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर, जिसे प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण काम करता है। इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, उसके बाद इसमें अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15, जिसमें अस्थायी सदस्यों के बारे में अगर एग्जाम में पूछे तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए अमेरिका है, अमेरिका, रूस है, अमेरिका रूस, चीन, चीन हो गया, उसके बाद आपका फ्रांस भी है, फ्रांस, उसके बाद आपका ब्रिटेन। तो ये 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। और इन 5 सदस्यों के पास कौन सी पावर है, इनके पास वीटो पावर है। कौन सा पावर है, वीटो पावर। और 10 टू अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है इसके बारे में पूछा जाता है। इनका निर्वाचन केवल 2 साल के लिए होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है, तो 2 वर्ष के लिए होता है। और सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, तो दुनिया का इसे पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दुनिया का पुलिसमैन अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं, जिसमें अस्थायी 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। अस्थायी सदस्यों में आप जाएगा आपका अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास वीटो पावर है। क्या है वीटो पावर, अस्थायी सदस्य का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर साइंस से आ गया है, कह रहा है कि एंडीज मच्छर किसका वाहक है। तो इंडीज मच्छर से देखिए कई तरह की बीमारी, लेकिन ऑप्शन में ये पूछा गया था, तो ऑप्शन में आपको ज्यादातर डेंगू मिलेगा, बल्कि जबकि एंडीज मच्छर से चिकनगुनिया रोग भी होता है, जो कि मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया एक डिसीज है जो कि मच्छर के काटने से होता है। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, चिकनगुनिया भी एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और जीका वायरस रोग भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीका वायरस रोग ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये भी एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है। ठीक, और भी अगर आपसे पूछे मलेरिया किस मच्छर के काटने से होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसमें होता है। मलेरिया के बारे में बात करें तो ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और भी कुछ चीजें जैसे फाइलेरिया रोग होता है। अगर आपसे पूछे फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, फाइलेरिया। और एक होता है जापानी एंसीफेलाइटिस। तो ये भी अगर आपसे पूछे जापानी इंसेफेलाइटिस ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, तो फाइलेरिया होता है। और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एंडीज मच्छर किसका वाहक है, तो डेंगू का वाहक है, चिकनगुनिया रोग का वाहक है। और जीका वायरस भी एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है। मलेरिया में मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है।
और फाइलेरिया रोग मादा क्यूलेक्स और जापानी इंसेफेलाइटिस ये होता है आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री से है, कह रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी। तो भाई एक लोग थे चंद्र, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है चंद्रन देव से, इनका नाम क्या है, चंद्रन देव सेनन नाम है, क्या है, देव से चंद्रन देव नेसन नाम है, और ये एग्जाम में पूछा गया है चंद्रन देव नेसन। इस व्यक्ति ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का निर्माण था, और महात्मा का निर्माण था ऐसे मिलेगा, यही स्टेटमेंट मिलेगा, महात्मा का निर्माण था, महात्मा गांधी भी पूरा नहीं मिलेगा। अब देखिए महात्मा गांधी अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये 1893 में गए थे। 1893 में इतिहास की 3 महत्वपूर्ण घटना, शिकागो विश्व सम्मेलन भी हुआ था जहाँ पे भारत के नेतृत्व करने कौन गए थे, वो गए थे आपके स्वामी विवेकानंद। 1893 में एनी बेसेंट भारत में आई थी, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक, और क्यों गए थे, तो ये एक व्यक्ति का मुकदमा लड़ने गए थे, मुकदमा लड़ने गए थे, और मुकदमा लड़ने किसका गए थे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने गए थे, अब्दुल्ला सेठ का क्या किए थे, मुकदमा लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद ये भारत कब आते हैं, ये भारत कब आए थे, तो ये भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इस दिन हम लोग भारत में क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, इतनी बातें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, तो वहाँ पे 2 पत्रिकाएं लिखी थी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक, इंडियन ओपिनियन, ये पुस्तक अगर आपसे पूछे ये गांधी जी ने कहाँ पे लिखी थी, कहाँ पे चलाई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया पुस्तक भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही चलाई थी। तो इतनी बात। प्रश्न कि चाय और कॉफी किस श्रेणी की फसल है, तो चाय और कॉफी ये दोनों रोपड़ फसलें होती हैं। जो रोपड़ फसलें किसे कहा जाता है, जिसका जो उत्पादन है बहुत बड़े व्यापक रूप से, यानी कि बड़े मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, और वो किसके लिए, व्यापार के लिए उसका जो है क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, खाद, उसको रोपड़ फसलें कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो खाद्य फसलें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल गेहूं ये कैसी फसलें होती हैं, खाद्य फसलें होती हैं। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मक्का ये सभी खाद्य फसलें हैं। दालें वगैरह ये सभी खाद्य फसलें, खाने के लिए इसका जो है उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछें यहीं पे नगदी फसलें किसे कहा जाता है, नगदी फसल किसे कहा जाता है, तो नगदी फसल जैसे हो गया आपका गन्ना, कई बार पढ़े होंगे गन्ना कैसा फसल है, नगदी फसल है। उसके बाद कपास नगदी फसल में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपास हो गया, तंबाकू हो गया, नगदी फसल में आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जूट भी आपके नगदी फसल में ही आता है। रोपड़ फसलों में कुछ और हो गया, जैसे रोपड़ फसल नारियल भी क्या है, नारियल भी एक रोपड़ फसल है। उसके बाद आपका रबड़ भी क्या है, रबड़ का भी उत्पादन किया जाता है बड़े रूप में, ये भी रोपड़ फसलें। काजू भी क्या है, रोपड़ फसलें। तो इन चीजों को आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि चाय और कॉफी किस श्रेणी की फसल है, तो ये रोपड़ फसलें एग्जाम में पूछा गया था। नारियल, रबर और काजू ये सभी भी रोपड़ फसलें हैं। खाद्य चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, दालें ये सभी रोपड़ फसलें। नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट बेच करके तुरंत पैसा मिलेगा, अकाउंट में आएगा, क्रेडिट होगा, तो इसे क्या कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई कौन करता है, तो ये कहता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं, BRO, सीमा सड़क संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं, सीमा सड़क
संगठन। अब सीमा सड़क संगठन के बारे में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ये चलिए जल्दी से देख लेते हैं। स्थापना पूछा जाता है, स्थापना, तो स्थापना इसका 1960 में हुआ था। 1960 में ही सिंधु जल समझौता भी हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे। उद्देश्य पूछ लिया अगर कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर पे क्या करता है, ये सड़क बनाता है। बॉर्डर पे क्या, सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या करता है, क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है इसके बारे में। अगर आपसे पूछे कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यालय पूछे, मुख्यालय छूट गया क्या, तो इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में BRO कहते हैं, ठीक है। सड़क बनाता है बॉर्डर पे, ठीक। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई कौन करता है, सीमा सड़क संगठन। एग्जाम में पूछा गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1960 में। उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना, और ये एग्जाम में पूछा गया था किसकी मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कि एग्जाम में पूछा गया था, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग की, तो 6 से 14 वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। कब हुई थी, 2001 में। और किस 5 ईयर प्लान में शुरुआत हुई थी, तो ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो 9वीं 5 ईयर प्लान में शुरुआत हुई थी। तो इस समय अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, किसकी सरकार में ये शुरुआत हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। उसके बारे में बात आप, ये सभी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक ठीक। और एक 86वां संविधान संशोधन के बारे में भी महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, और इसके द्वारा क्या काम किया गया था, महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित। इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया हमारे संविधान में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। और इसके तहत ही अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। और शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के लिए, वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है। इसे भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा था। क्या जुड़ा था, 21 का ए जुड़ा था। 21 है यह। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। उसके बाद शुरुआत ये कब हुई थी, 2001 में हुई थी इसकी शुरुआत। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये इसके तहत अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार विषय में बनाया गया। अपने राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है, तो ये करता है, पॉलिटी का प्रश्न है, और ये जो है इकोनॉमी का प्रश्न है। प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद की सलाह पे, किसकी सलाह पे ना, तो ये मंत्री परिषद की सलाह पे। किसकी सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। और मंत्री परिषद के बारे में अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है। कौन है प्रधानमंत्री, आप लोग बताएंगे। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद के बारे में, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं भैया, तो अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद में हम लोग सदस्य कितना लेंगे, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा का, जितने भी लोकसभा में सदस्य रहेंगे, लोकसभा का 15% इसमें कितना लेंगे, सदस्य लेंगे। लोकसभा का 15% इसमें सदस्य होते हैं। उसके बारे में अगर आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये जब सदस्य लोकसभा के हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बारे में अगर आप आगे पूछे, अगर आपसे कोई मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है अनुच्छेद 74 के द्वारा होता है।
और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? मंत्रियों की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके सलाह पे करता है? तो ये मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में सदस्य कितने? लोकसभा का 15% होते हैं। उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो ये लोकसभा के प्रति होता है। और मंत्रिपरिषद का गठन 1974 के तहत किया जाता है और मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 75 के द्वारा की जाती है। वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, जब इस तरह के प्रश्न पूछे ना नहीं है, तो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कौन सा नहीं। तो आइए चलिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। कुछ प्रमुख नेशनल पार्कों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि बांधव वन नेशनल पार्क कहाँ पे है? बांधव वन नेशनल पार्क, बांधव वन नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। सतपुड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क भी यहाँ पे ही है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछे सतपुड़ा हो गया, डायनासोर हो गया, पन्ना नेशनल पार्क नहीं हुआ, पन्ना नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो लगभग सारे नेशनल पार्क हो गए मध्य प्रदेश के। जैसे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बाधव वन नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क ये सभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 में भारत में अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक क्या था? तो रेलवे 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी और ये अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण देन थी भारत को। और इसके जनक कौन है? तो डलहौजी हैं इसके जनक। कौन है? डलहौजी, जिसने हड़प नीति लाया था, जो कि बहुत ही क्रूरता की गई थी उसमें। और भारत में पहली रेल कब चली थी ये भी आप लोग बताएंगे। पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल, पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे, 1853 को। यहाँ पे 53 है ना, 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। और उसका नाम क्या था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेक्कन क्वीन नाम था। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन नाम था। और कितनी किलोमीटर चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। और कितने किलोमीटर था? तो ये दूरी 34 किलोमीटर था, 34 किलोमीटर। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक क्या था? तो रेलवे था। और जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को रेल चली थी। कब? 1853 को, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। डेक्कन क्वीन इसका क्या था? नाम था। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म है। तो 2024 वाला ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पे पूछा है, जबकि 2025 वाला भी ऑस्कर पुरस्कार जो है वर्तमान समय में जारी हो गया है। तो ओपेनहाइमर था 2024 में, जिसे मिला था परमाणु बम से रिलेटेड था। ओपेनहाइमर, इसे क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछे कि इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता था? बेस्ट एक्टर का हो सकता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये है किलियन मर्फी। किसने जीता था? किलियन मर्फी ने जीता था।
और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अगर आपसे पूछे, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अगर आपसे पूछे, एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता था? ये एम्मा वाटसन ने जीता था। किसने? एम्मा वाटसन ने जीता था। ठीक। और क्रम कौन सा था? 1907 वाला क्रम था। क्रम पूछे तो 1907 वाला क्रम था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वाला जो है 1907 वाला है, तबकि ये कौन था? 2025 वाला, 97 वाला, ये 26 वाला, ये 2024 वाला है, तो 1906 होगा। ठीक। इसको अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं इसको? अकादमी अवार्ड कहते हैं। ठीक। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला था, और ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी अवार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद बेस्ट एक्टर इसमें किसने जीता? किलियन मर्फी। एम्मा वाटसन बेस्ट एक्ट्रेस बनी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एफएसएसआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एफएसएसआई के बारे में कई चीजें पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? एक्ट कब आया? कार्य करना कब शुरू हुआ? तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना तो 2008 में हो गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे अधिनियम कब आया था, तो 2000 इसका 6 में अधिनियम आया था। लेकिन